नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राहुल गांधी पर बनाए फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस हुई आक्रामक। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी, चैनल और एंकर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा धर्म को कोई कैसे मानता है ये भक्त पर ही छोड़ दें। राजस्थान में नाकारा निकम्मा शब्द पर गरमाई सियासत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाकारा निकम्मा शब्द की दी परिभाषा, कहा बच्चा समझकर बोल देते हैं निकम्मा। शेयर बाजार में आज तेजी, सेंसेक्स 672 अंकों की तेजी के साथ 53,806 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 179 अंकों की तेजी के साथ 15,990 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है नुपुर शर्मा से। नुपुर शर्मा के एक बयान ने देश दुनिया में बवाल मचा रखा है और उनका यह बयान उनकी मुसीबतों में इजाफा करता जा रहा है। लेकिन नुपुर शर्मा अब तक कानून की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगी। उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच छिड़ी जंग की। आखिर क्यों राज्यपाल पद समाप्त करने की उठ रही है मांग, और बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटके की और कैसे कांग्रेस दे रही है बीजेपी को चुनौती। इस खबर पर भी करेंगे चर्चा। जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर विपक्ष की रणनीति को। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कठोर टिप्पणी कर चुका है, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पुलिस नुपुर की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। महाराष्ट्र पुलिस तो नुपुर की तलाश में दिल्ली तक आ चुकी है और अब पश्चिम बंगाल पुलिस भी दिल्ली में दबिश की तैयारी कर चुकी है। इस बीच नुपुर के खिलाफ दिल्ली बार काउंसिल ने दिखाए हैं तीखे तेवर। नुपुर शर्मा पर शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। बंगाल पुलिस ने नुपुर को एक बार फिर समन भेजा है। इसके साथ ही बंगाल पुलिस ने संकेत दिए हैं कि अगर नुपुर पुलिस के साथ सहयोग नहीं करती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गई है। इस बीच दिल्ली बार काउंसिल ने भी नुपुर शर्मा की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि उनके बयान के चलते ही देश की शांति भंग हुई है। देश के जो हालात बन गए हैं उसके लिए नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर 15 पूर्व जज, रिटायर्ड नौकरशाह, सैन्य अधिकारियों सहित 117 लोगों ने सीजेआई एनवी रमन को पत्र लिखकर नुपुर के खिलाफ टिप्पणी को हटाने की मांग की थी। लेकिन इस मांग के खिलाफ अब बार काउंसिल मैदान में आ गई है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आजीज सी अग्रवाल ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि टिप्पणियों को हटाने का सवाल भले ही अप्रासंगिक हो, लेकिन सवाल ये है कि ये उठा ही क्यों। पत्र में कहा गया है कि बार काउंसिल न्यायाधीशों की विचारों की सराहना करता है, क्योंकि ये टिप्पणी एक अनुभवी नेता और एक वकील नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सुनवाई के दौरान कही गई थी। बार काउंसिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को नुपुर के खिलाफ की गई कोर्ट की टिप्पणियों को वापस लेने के लिए दायर किसी भी पत्र या याचिका का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। नुपुर पर तो लंबे वक्त से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन सवाल वही है कि कब होगी नुपुर की गिरफ्तारी। इधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 2019 में जब जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया, उसी के बाद से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि टीएमसी ने राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान से एक बार फिर ममता सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव तेज हो गया है। कोलकाता में रेड रोड पर बीजेपी की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बोलते हुए राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर कई गंभीर टिप्पणियां की। राज्यपाल ने कहा, आज मैं बंगाली बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि वे चुप ना रहें। उन्हें हमारे पास मौजूद लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षय की चुप्पी तोड़नी चाहिए। हम मानवाधिकारों के उल्लंघन की प्रयोगशाला बन गए हैं। हम इस राज्य को अनुमति नहीं दे सकते जहां लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। जिस कार्यक्रम में धनखड़ ने ये बयान दिया, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। राज्यपाल के बयान पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने राज्यपाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा
जबकि मैंने सुना है कि राज्यपाल ने बंगाली बुद्धिजीवियों से अपील की। मैं भी उनसे राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग उठाने की अपील करूंगा। राज्यपाल एक सफेद हाथी है जो राजभवन में रह रहा है, भोजन कर रहा है और करदाता के पैसे का उपयोग करके राज्य का दौरा कर रहा है। बंगाल के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि एक मनोनीत मुखिया राज्य में एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ जहर उगले। टीएमसी के तेवर इन दिनों राज्यपाल को लेकर बेहद सख्त हो चुके हैं। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी राज्यपाल को बीजेपी का मुखपत्र बताती है। हाल ही में बंगाल विधानसभा ने एक बिल पास कर राज्यपाल को भेजा है, जिसमें राज्यपाल की जगह 17 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की मांग की गई है। ममता सरकार और राज्यपाल की इस लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है, जो फिलहाल तमाशबीन बनी हुई है। लेकिन बात जब सरकार गिराने की हो तो वहां बीजेपी तमाशबीन नहीं रहती। महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में बीजेपी के हमले का जवाब अब कांग्रेस कर्नाटक में देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे बीजेपी की सरकार खतरे में आ गई है। बीजेपी जहां विपक्ष में होती है, वहां पर सत्ताधारी दल में सेंधमारी कर बिना चुनाव के ही अपनी सरकार बना लेती है और ये बीजेपी कई बार कर चुकी है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उससे पहले कर्नाटक में बीजेपी इसी तरह विपक्ष से सीधे सत्ता में आ गई और जो सत्ताधारी दल था वो विपक्ष में पहुंच गया। लेकिन अब बीजेपी को ये गेम उसके खिलाफ खेले जाने का डर लगने लगा है, खासतौर पर कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस अब बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू कर चुकी है और इस खेल की कमान संभाली है पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बीच की नजदीकियां इन दिनों तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सिद्धारमैया का 3 अगस्त को जन्मदिन है और इस दिन उनके समर्थकों ने दावणगेरे जिले में सिद्धारमैया उत्सव मनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के लिए सिद्धारमैया ने बीएस येदियुरप्पा को न्योता भेजा है और येदियुरप्पा ने इसे कबूल कर लिया है। इसके साथ ही येदियुरप्पा ने बीजेपी को लेकर अपनी नाराजगी के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक येदियुरप्पा के समर्थक हैं, जो उनके इशारे पर बगावत भी कर सकते हैं। येदियुरप्पा की पार्टी से नाराजगी तब से चल रही है जब से उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। येदियुरप्पा ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन पार्टी के सामने अपने बेटे BY विजेंद्र को डिप्टी सीएम बनाने की शर्त रखी। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इसे नहीं माना और ये भी संकेत दे दिए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी जीती तो भी विजेंद्र को डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं दी जाएगी। हाँ, येदियुरप्पा की जगह उन्हें विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के इस फैसले से येदियुरप्पा नाराज दिख रहे हैं और नए विकल्प की तलाश में हैं। ऐसे में अगर येदियुरप्पा बीजेपी छोड़ते हैं तो बीजेपी के हाथ से राज्य का लिंगायत वोट छिटक सकता है। लिंगायतों को बीजेपी का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। राज्य में इनकी आबादी करीब 18% है। येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी तो ये वोट बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगा, इसका बीजेपी को भी एहसास है। 2013 में जब येदियुरप्पा बीजेपी से अलग होकर लड़े थे तो बीजेपी विधानसभा में तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। पार्टी को विधानसभा की 224 सीटों में से सिर्फ 40 सीटें ही मिल पाई थी। हालांकि पार्टी येदियुरप्पा को मनाने में जुट गई है, लेकिन येदियुरप्पा के बागी तेवर बता रहे हैं कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। येदियुरप्पा के तेवरों से कर्नाटक बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। येदियुरप्पा ने बीजेपी छोड़ी तो बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता छूट सकती है। वैसे ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सत्ता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के हाथ से सत्ता का सुख चला गया है। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो आखिर क्यों इस्तीफे देने को मजबूर हुए मोदी के 2 मंत्री? देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह 7 जुलाई को राज्यसभा से इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मुख्तार बीजेपी से और RCP सिंह JDU कोटे से राज्यसभा सदस्य थे और दोनों ही पार्टियों ने इन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा था। इसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या नकवी और RCP सिंह मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। दोनों ही केंद्र सरकार में मंत्री थे और संवैधानिक नियमों के अनुसार मंत्री पद मिलने के बाद किसी भी व्यक्ति को 6 महीने में सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। RCP सिंह संकेत दे रहे थे कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा वो PM मोदी के कहने पर ही देंगे, क्योंकि सदस्यता समाप्त होने के बाद भी वो 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, जबकि JDU उनसे इस्तीफा देने को कह चुकी थी। पार्टी का दावा था कि RCP सिंह ने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी उस समय वो राज्यसभा सदस्य थे। उन्हें 6 महीने से ज्यादा वक्त मंत्री पद पर रहते हो चुका है। ऐसे में नैतिकता यही है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। RCP सिंह ने पहले तो नैतिकता नहीं दिखाई, लेकिन आज मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद साफ हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। दरअसल PM मोदी ने कैबिनेट की बैठक में नकवी और RCP सिंह के कार्यकाल की तारीफ कर उन्हें
साफ साफ संकेत दे दिया कि अब वो अपना पद छोड़ दें। इसके बाद दोनों ने ही अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्तार अंसारी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नकवी को तो बीजेपी का सहारा है, लेकिन आरसीपी का क्या होगा? अब बात कांग्रेस की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस का अभी पूरा फोकस गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों पर है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। अब कांग्रेस नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, चाहे फिर वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। राष्ट्रवाद पर सवाल उठाकर पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी को किसी को राष्ट्र विरोधी कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी दूसरे दल नहीं बल्कि खुद बीजेपी है। बदले तेवर और खुलकर बीजेपी का विरोध करके पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस और उसके नेता बीजेपी से डरते नहीं है। देश में सिर्फ वो अकेली पार्टी है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने विपक्षी खेमे में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती दी थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के उदयपुर में हुए नवसंकल्प शिविर में साफ कहा था, बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दल नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है, बीजेपी की विचारधारा से कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई। इसके बाद से ही कांग्रेस ने आक्रामक तेवर का रुख कर लिया था और तब से अब तक पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ साथ बीजेपी को भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में भी कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सब पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रही है। साथ ही पार्टी ये साबित करने की कोशिश भी कर रही है कि पूरे देश में अकेले कांग्रेस सीधे तौर पर बीजेपी से लड़ रही है। अब देखना होगा कि पार्टी की ये नई रणनीति कारगर होगी या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी के नए तेवरों से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की ये तैयारियां बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस की इस जंग के अलावा देश में अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों ने सियासी पारा गरमा दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष बड़ी बैठक करने वाला है, तो राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष अपने उम्मीदवार से मुकाबले को दिलचस्प बना देगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। 6 अगस्त को देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान कराया जाएगा, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है, लेकिन अब तक एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि दोनों ही ओर से मंथन का दौर जारी है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से कैप्टन अमरिंदर से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम की चर्चा तेज है, तो वहीं विपक्षी दलों के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस कवायद शुरू करने जा रही है। जल्द ही कांग्रेस एक बैठक भी बुला सकती है। कांग्रेस ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दलों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उम्मीदवार की चर्चा को लेकर जल्द बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पहले संभावित उम्मीदवारों की सूची के लिए आम सहमति बनाना चाहती है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार पार्टी से ही हो, वो अन्य पार्टी से भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख शर्त सहमति है। वहीं कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी ने शुरुआत की थी, उस दौरान उम्मीदवारों के चयन और विपक्षी दलों को एकजुट करने में कई तरह की दिक्कतें आईं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा ना हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस बार हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठाकर प्रत्याशी का चयन करेंगे। पिछली बार कई दलों को टीएमसी ने बैठक में आमंत्रित नहीं किया था, इसकी नाराजगी भी पार्टियों ने जताई थी। इस बार वे गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार हम छोटे से छोटे विपक्षी दल को साथ लेकर चलेंगे, उनकी राय लेंगे और फिर उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करेंगे। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, देखना होगा कि किस दिग्गज के नाम पर मोहर लगेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई पर। देश में मचे हाहाकार की।
देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता खासी परेशान है और सरकार से गुहार लगा रही है कि इस महंगाई से राहत दिलाओ, लेकिन सरकार लगातार इस गुहार को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन विपक्ष को आम जनता की परेशानी दिख रही है, इसलिए विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। और अब एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। आम जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। तेल की कीमतों से लेकर खाने के सामान की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ तक कि लगातार रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम आदमी के रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। और आज एक बार फिर से सरकार ने जनता को जोरदार झटका दिया है। दरअसल आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को जन विरोधी करार दिया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी और उसके पूंजीपति मित्रों के जनता से लूट लूट कर खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। कार्यकारिणी की बैठक में गरीब कल्याण बोलकर पिछले 2-3 दिनों में आटा, अनाज, दही, पनीर पर 5% गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया है और आज रसोई गैस पर 50 रुपए और बढ़ाकर गरीब मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई बार बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुकी हैं और आज गैस सिलेंडर के बड़े दामों को देखकर न सिर्फ प्रियंका गांधी ने बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, कभी महंगाई को हराने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का महंगाई प्रेम आज जग जाहिर है। महंगाई के प्रति इनकी गलत नीतियों की वजह से ही आज अमीर और अमीर हो गए हैं तथा गरीब और गरीब हो गए हैं। गौरतलब है कि देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी गई है। दिल्ली में अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए होगी। साथ ही 5 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई के ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन अब आम आदमी का सिर्फ एक ही सवाल है कि कब उन्हें इस महंगाई से राहत मिलेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।